पाकिस्तान जैसा माशी तौर पर तकरीबन दिवालिया मुल्क कर्ज ले लेकर जो अय्याशी कर रहा है, क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? हुकूमत जो गाड़ियां मंगवाती है वो महंगी तरीन मर्सिडीज और बुलेट प्रूफ होती हैं। क्या स्वीडन किसी और दुनिया का मुल्क है जहां का वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर जाता है, जिसकी बीवी लोकल बसों में बैठकर शॉपिंग करने जाती है? वियतनाम का आनजहानी सदर हो ची मिन खड़ाऊं पहनकर गैर मुल्की वफ्द से मिलते हुए शर्म महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसने अपनी साल भर की तनख्वाह मुल्की खजाने को दान कर दी थी और जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो सदारती महल के बाग में एक हट बनवा कर उसमें रिहाइश पजीर था, इसलिए कि सदारती महल के अखराजात पूरे करने का उसका मुल्क उस वक्त मुतहम्मिल नहीं था। आज वही वियतनाम सनती लिहाज से जापान के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसने पाकिस्तान से 5 साला प्लान लेकर उस पर अमल दरामद किया था। अपने हमसायों की तरफ ही देखिए। तेल और मादनी वसाइल से मालामाल ईरान अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ जिंदा है बल्कि खुशहाल भी है। मैंने खुद साबिक ईरानी सदर हाशिम रफसंजानी को तेहरान के हुमा शेरटन होटल की लॉबी में 2-3 साथियों के हमरा स्नैक्स खाते देखा था। मुझे इंतहाई ताज्जुब हुआ जब मैंने महसूस किया कि न तो पुलिस ने होटल को घेरे में ले रखा है और न ही सिक्योरिटी का कोई फर्द वहां मौजूद था। होटल के बाहर एक स्याहकार मर्सिडीज 200 खड़ी थी, जिस पर ईरान के कौमी और सदारती झंडे लहरा रहे थे। एक ड्राइवर था और एक बावर्दी फौजी जो गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी था। न ट्रैफिक रोकी गई और न ही कोई और हिफाजती बंदोबस्त किया गया। आम लोगों की तरह वो होटल आए, बिल अदा किया और वापस चले गए। तेहरान में कई शाही महल्लात होने के बावजूद सदर मुमलिकत एक आम से 4 कमरों के मकान में रहता है। दूसरी तरफ भारत में देखिए, आजादी और खुद मुख्तारी के 50 साल गुजरने के बाद भी वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी अपनी प्राइवेट कोठी में रहते थे। वहाँ कोई नया पार्लियामेंट हाउस नहीं बनाया गया। अंग्रेजों के दौर का पार्लियामेंट हाउस ही जेरे इस्तेमाल है। नया सदारती महल भी नहीं बनाया। राष्ट्रपति भवन यानी सदारती रिहाइश गाह अंग्रेजों के दौर का वाइस रीगल लॉज है, जो किसी भी तरह लाहौर के गवर्नर हाउस और कराची के गवर्नर और सदर की रिहाइश गाह से बेहतर नहीं। वहाँ सदर हो या वजीर आजम, गैर मुल्की सरबराह हो या कोई VVIP, सब भारत की बनी हुई मारुति या हिंदुस्तान नाम की गाड़ी में सफर करते हैं। वहाँ सरकारी ट्रैफिक गुजरते वक्त अवामी ट्रैफिक नहीं रोकी जाती। एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपका दिल और जमीर ही दे सकता है। आजादी के इतने बरसों बाद हमने क्या खोया और क्या पाया, और भारत ने क्या खोया और क्या पाया? पाकिस्तान का हर इंसान गैर ममालिक का लाखों रुपए का मकरूज है, जबकि 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले हमारे हमसाए मुल्क भारत के अफराद के जिम्मे कितना कर्ज है? खुदारा अपने गिरबान में झांकिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। शराब खाने में बैठे हवालदार ने मुझे बताया कि वो BA है और अनकरीब उसकी तरक्की होने वाली है। उसकी जनरल नॉलेज और तारीख से वाबस्तगी की वजह से मैंने उससे अपने मतलब की बात ना ही पूछने में आफियत समझी। इसी असना में कल वाले क्लर्क साहब भी तशरीफ ले आए और मैं उनसे माजरत करके कल वाले क्लर्क के साथ जा बैठा, ताकि ADOS के क्लर्क के साथ मुझे देखकर उस हवालदार को मेरे मुताल्लिक अगर कोई शक हुआ भी हो तो वो खत्म हो जाए। आज की शाम भी मुझे बेकार जाती दिखाई दी। अब तक मुझे इतनी ही कामयाबी मिल सकी थी कि मैं इस शराब खाने में जाना पहचाना जाता हूँ। अगले रोज मैंने ADOS के दफ्तर में कुछ वक्त गुजारा और होटल वापस लौट आया। आज की शाम मेरा इरादा था कि मैं किसी दूसरे शराब खाने में जाऊं। शाम के 6 बजे के करीब मैं रिक्शा लेकर चल पड़ा और उस शराब खाने से करीब 1 फरलांग के फासले पर वाक़े एक दूसरे शराब खाने में दाखिल हो गया। उस शराब खाने में सिख फौजियों की खासी तादाद मौजूद थी। सिख हो और शराब पी रहा हो तो उससे उगलवाना ज्यादा आसान होता है। फिर पंजाबी जबान भी उनके करीब होने का बड़ा जरिया है। यहाँ सस्ती किस्म की शराब मुहैया थी। मैंने उसी की बोतल मंगवा ली। कोई मेज खाली न थी, लिहाजा एक टेबल पर जहाँ 4 सिख बैठे पी रहे थे, मैंने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पंजाबी में पूछा, अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं? 2-3 सिख बैक वक्त बोले, जम बैठो जी, और मैं चंद मिनटों में ही उनके साथ घुल मिल गया। पंजाबी जबान ने हमें बहुत जल्द बेतकल्लुफ कर दिया था। मैंने मजीद शराब मंगवानी चाही तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मैंने बसद इसरार 2 बोतलों का ऑर्डर दे दिया। मैंने मुख्तसरन उन्हें बताया कि मैं बम्बई से किसी काम के लिए यहाँ आया हूँ। साथ ही उन्हें ये भी बता दिया कि मैं पंजाब की चोपड़ा फैमिली से हूँ और मेरी मादरी जबान पंजाबी है और हम लुधियाना के रहने वाले हैं। दर हकीकत मेरा ननियाल भी तकसीम हिंद से कबल लुधियाना में ही रहता था और मैंने लुधियाना के महल्लों और सड़कों के नाम याद कर रखे थे। मैंने उन्हें कहा कि बम्बई में तो सब बम्बई की मखसूस हिंदी ही बोलते हैं, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो। आप यहाँ ठेठ पंजाबी में बात कर रहे थे और मुझे अपने हम जबानों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बस जी, फिर क्या था। चारों सिख सत श्री अकाल हो गए। अब बातें शुरू हुई तो मैंने उनके गिलास लबालब भर दिए।
पानी मिलाए बगैर सरदार साहिबान उन्हें डकार गए। मैंने फिर ग्लास भरे। मेरी ख्वाहिश थी कि ये जल्द नशे में हो जाएं तो मैं इनसे अपने मकसद की बातें जान सकूं। जब उन्हें खांसी चढ़ गई तो मैंने कहा कि आप यहाँ कितने अरसे की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। उनमें से 2 की वर्दियों के निशानों से मालूम हुआ कि वो दोनों एक ही रेजिमेंट से और बाकी 2 मुख्तलिफ रेजिमेंटों से थे। एक ही रेजिमेंट के 2 सिखों ने कहा कि वो 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आए हैं और सिर्फ 25 दिन के बाद उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या सिर्फ 3 माह में टैंक चलाने की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है? उन्होंने कहा, नहीं जी, नए रंग रूट के लिए तो ट्रेनिंग बहुत वक्त लेती है। हम तो नए टैंकों की ट्रेनिंग हासिल करने आए हैं। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, नए टैंकों से आपकी क्या मुराद है? मेरी मालूमात के मुताबिक तो हमारे पास रूसी टैंक हैं। एक सरदार नशे में झूमते हुए कहने लगा, बाबूजी, जैसे मोटरों के मॉडल हर साल बदलते हैं लेकिन नाम वही रहता है, इसी तरह साल 2 साल बाद नए मॉडल के टैंक बन जाते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास तो रूसी टी सीरीज टैंक हैं। वो कहने लगा, बेशक हमारे पास टी सीरीज के ही टैंक हैं, लेकिन अब नए टी सीरीज के टैंक आए हैं। शराब के नशे में उसने टी सीरीज के नए टैंकों के नंबर भी बता दिए। मैंने फौरन ही ये नंबर जहन में महफूज कर लिए और गुफ्तगू जारी रखते हुए पूछा कि आप क्या ट्रेनिंग खत्म करके अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे या छुट्टी पर घर जाएंगे? जवाब आया कि पहले रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे और फिर वहां से जहां रेजिमेंट डिप्लॉय होगी वहां जाएंगे। मैंने कहा, सरदार जी, मैं चाय का कारोबारी आदमी हूँ, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। मैं खुद को भी नशे में चूर साबित करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरा कोई सवाल उन्हें शक में न डाल दे। उसी सिख ने कहा, भोले बादशाहो, हर इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 1 या 2 टैंक रेजिमेंट्स होती हैं। जिस इन्फेंट्री डिवीजन के साथ हमारी रेजिमेंट मुंसलिक है वो फाजिल्का हेड वर्क्स के करीब है। उसने मजीद समझाते हुए कहा, आर्टिलरी वाले पहले हमारा रास्ता साफ करते हैं और फिर कभी हम आगे और इन्फेंट्री पीछे और कभी इन्फेंट्री आगे और हम पीछे, और यूं हम दुश्मन की सफों में घुस जाते हैं। मैंने बाकी तीनों फौजियों से भी खासी अच्छी मालूमात हासिल कर ली। मसलन ये कि T-57 के अलावा इसी सीरीज के जदीद रूसी टैंक और फ्रांसीसी AMX-13 और PT-76 टैंक भी मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुतय्यन इन्फेंट्री डिवीजन्स के साथ मुंसलिक हैं। मजीद जो तफसीलात मैंने हासिल की वो कई वजूहात की बिना पर मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बहरहाल बहुत कारआमद मालूमात हासिल हुई। मैंने उनके खाने का ऑर्डर दिया और रात 11:30 बजे हम अगले रोज फिर मिलने का वादा करके अपनी अपनी राह चल दिए। अगली सुबह मैंने जब गुज़श्ता रात की मालूमात का दोबारा जायजा लिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये कामयाबी बहुत मामूली थी। मैं अब तक सिर्फ 3 टैंक रेजिमेंटों के मुतालिक जान सका था। अव्वल तो मुझे उन शराबी सिखों से हासिल शुदा मालूमात को टैली करना था ताकि मेरी रिपोर्ट शक शुबे से बालातर हो। इसके अलावा सबसे अहम बात यह थी कि मुझे न सिर्फ उन रेजिमेंटों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करनी थी जो 71 की जंग के बाद यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके जा चुकी थी, बल्कि उन 3 रेजिमेंटों के अलावा वहाँ जो दूसरी रेजिमेंट्स ट्रेनिंग ले रही थी उनके मुतालिक भी मुकम्मल जानकारी हासिल करनी थी। जब मैंने अपने पूरे मिशन का जायजा लिया तो ये मालूमात बहुत ही मामूली महसूस हुई। अहमदनगर में ज़ेरे तरबियत रेजिमेंट सिर्फ 3 माह में ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस चली जाती थी और उनकी वापसी से पहले ही नई रेजिमेंट्स के जवान वहां पहुंच जाते। मुझे इस सिलसिले की कड़ियां शुरू से मिलाकर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करना थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो इस ट्रेनिंग का जिम्मेदार था, उसके दफ्तर में या डिवीजन हेडक्वार्टर में यकीनन कोई ऐसी फाइल होनी चाहिए थी जिससे मुझे तमाम मालूमात हासिल हो सकती थी। अहमदनगर एक तरह से ट्रांजिट कैंप की तरह था और वहां आने वालों की फाइल या मालूमात मुझे अव्वल दोनों हेडक्वार्टर के दफातर से, दोएम कैंप कमांडेंट के दफ्तर से और स्वयं लंगर से मिलने की उम्मीद थी। मैंने इन तीनों जराए में से कैंप कमांडेंट के दफ्तर का इंतखाब किया क्योंकि डिवीजन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बीसियों दीगर काम भी होते हैं, जबकि कैंप कमांडेंट वहां आने वालों की सिर्फ आमद, रिहाइश, खुराक और वापसी का जिम्मेदार होता है। मेरे तज्जिये के मुताबिक मुझे उस दफ्तर से मालूमात से भरी एक फाइल मिलने की उम्मीद थी। कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक रसाई के लिए मैंने ADOS के क्लर्क का इंतखाब किया। जब एक बार फैसला कर लिया तो फौरन ही तैयार होकर ADOS के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। सिक्योरिटी और चेकिंग के मरहले से गुजरकर मैं उस क्लर्क बादशाह के पास जा पहुंचा। गुज़श्ता रात न मिलने का उज़्र ये किया कि तबीयत नासाज थी। ADOS के दफ्तर में चूंकि मकामी ठेकेदार टेंडर देने, सप्लाई और रकम की वसूली के लिए अक्सर आते रहते हैं और क्लर्क साहिबान से दूसरे टेंडर देने वालों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करते हैं, इसलिए ये दफ्तर गैर फौजी अफराद से भरा रहता है। मुझ पर भी कोई शक नहीं कर सकता था क्योंकि मैं भी ज़ाहिरन चाय की फरोख्त के लिए वहाँ आया था। लिहाजा मुतल्लिका क्लर्क से
से दफ्तरी औकात में मिलने और राब्ता बढ़ाने में मुझे कोई खतरा महसूस न हुआ। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं मौके की तलाश में था और जल्द ही मुझे वो मौका मिल गया। खाने के वक्फे में वो मुझे कैंटीन में ले गया और हम एक अलग थलग टेबल पर बैठ गए। मैंने उसे कहा, मैं तुमसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी चाय बेचने आया हूँ और हरगिज मायूस वापस नहीं जाना चाहता। तुमने इससे पहली मुलाकात में कहा था कि बगैर रवाबित बढ़ाए और अफसरान को खुश किए काम नहीं हो सकता। मुझे खुलकर बताओ कि यहाँ किन किन को खुश करना पड़ेगा। वो कहने लगा, आप ये तो जानते ही होंगे कि जहाँ एक ही चीज की सप्लाई करने वाले कई हों तो फिर अफसरान की खुशनुदी तो हासिल करना ही पड़ेगी। यहाँ पर ADOS और DADOS के अलावा लंगर इंचार्ज, और मैंने फौरन ही लुकमा दिया कि कैंप कमांडेंट को भी खुश करना होगा, तो उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने उसे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ कि मुझे लंगर इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवा दो। अगर मैं अपनी चाय यहाँ फरोख्त करने में कामयाब हो गया तो उसका सेहरा तुम्हारे सर होगा और तुम भी बहुत फायदे में रहोगे। ये कहते कहते मैंने 2000 रुपए चुपके से उसके हाथ में थमा दिए। वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन उसका इनकार महज रस्मी था। मैंने जरा जोर दिया तो उसने वो रुपए जेब में डाल लिए। मैंने उसे कहा कि ये महज पेशगी है, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें मुस्तकिल खुश करता रहूंगा। उसने मुझसे कहा कि आपके कहने के मुताबिक आपकी चाय की क्वालिटी बहुत आला है और कीमत कम। अगर आपको चाय सप्लाई का ऑर्डर मिल जाए तो आपको सप्लाई बरकरार रखने के लिए कुछ लोगों को हर 3 माह के बाद खुश करना पड़ेगा। इस तरह तो आपका मुनाफा नुकसान में बदल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, ये कारोबारी राज है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाय की क्वालिटी कम करता जाऊंगा और गैर महसूस अंदाज में ये नुकसान नफे में बदल जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं एक बड़े कारोबारी खानदान यानी चोपड़ा फैमिली से हूँ और हमको समझाया गया है कि हर काम में फौरी मुनाफे का न सोचो, बल्कि अगर शुरू में कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाओ, क्योंकि यही नुकसान बाद में बड़े मुनाफे में बदल जाता है। गर्जे के मैंने उसे इस तरह ज़हनी तौर पर अपने काबू में किया कि उसने मुझे उसी वक्त लंगर के इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवाने की हामी भर ली और मुझे फौरन ही लंगर की तरफ ले गया। लंगर इंचार्ज उस वक्त फौजियों में खाने की तकसीम का जायजा ले रहा था और खासा मसरूफ था। क्लर्क ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सूबेदार था और पुराना घाघ दिखाई देता था। मेरा तारुफ करवाने के बाद क्लर्क ने उसे कहा कि इनकी चाय आपके पास आएगी, इसे पास करना आपका काम है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका काम जरूर होना चाहिए, ये आपकी सेवा भी करेंगे। लंगर इंचार्ज ने मेरा जायजा लिया और कहा कि साहब, माल ठीक हो तो हम क्यों अनफिट करेंगे। साथ ही उस क्लर्क को कहा कि मुझे शाम को उसके क्वार्टर में ले आए। वो बमा फैमिली वहाँ रहता था। मैंने हामी भर ली और फिर हम कैंप कमांडेंट के दफ्तर की तरफ चल पड़े। कैंप कमांडेंट का दफ्तर क्वार्टर गार्ड से मुंसलिक था। कमांडेंट एक फुल कर्नल था और उस वक्त खाने के वक्फे में मेस गया हुआ था। उसके दफ्तर के तकरीबन सारे क्लर्क मेरे हमराही क्लर्क के खासे जानने वाले थे। उनकी बेतकल्लुफी देखकर मुझे एहसास हुआ कि अंदर ही अंदर ADOS के दफ्तर से लेकर लंगर और कैंप कमांडेंट में एक जंजीर बनी हुई है और सब मिल बांट कर खाते हैं। कैंप में ट्रेनिंग के लिए फौजी जवान सिर्फ 3 माह के लिए आते थे। इस दौरान उनकी खुराक, साबुन और तमाम वो अशिया जो उनको फ्री मुहैया की जाती, उनकी क्वालिटी में हेर फेर करके और ठेकेदारों से मिली भगत करके ज्यादा कीमत के टेंडर मंजूर किए जाते। इसीलिए इन तीनों के दफातर के क्लर्क आपस में खासे बेतकल्लुफ थे। तमाम हालात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद मैं ADOS के क्लर्क के हमरा वापस लौट आया। शाम को मुझे लंगर इंचार्ज के घर जाना था। ADOS के क्लर्क का नाम श्याम था। श्याम ने वापस आते हुए मुझे कहा कि लंगर इंचार्ज को खुश करने के लिए मुनासिब रकम हमरा ले आऊं। शाम 6 बजे के करीब मैं होटल से फिर छावनी की तरफ रवाना हो गया। श्याम मुकर्रर जगह पर मेरा मुंतजिर था। हम दोनों लंगर इंचार्ज के घर 7 बजे पहुंच गए। लंगर इंचार्ज फैमिली क्वार्टर्स में रहता था। उसने हमें एक कमरे में बिठाया। रस्मी गुफ्तगू और खातिर तवाज़ो के बाद उसने खुद चाय की बात छेड़ी और अपनी अहमियत जताने के लिए कहने लगा कि अगर मैं चाय को पास न करूं तो ADOS वाले कुछ नहीं कर सकते। आखिर मैंने 1200-1300 अफराद को खुराक के मामले में मुतमईन करना होता है। सूबेदार बनते बनते एक सिपाही को 22-23 साल लग जाते हैं और वो रिटायरमेंट के करीब होता है। ऐसा सूबेदार अगर किसी अहम जगह पर लग जाए तो फिर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपने हाथ साफ रखते हैं। सूबेदार ने साफ अल्फाज में कहा कि आपकी चाय मैं न सिर्फ पास करूंगा बल्कि तारीफ भी करूंगा, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। सूबेदार को राह रास्त पर लाने का मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने कहा कि सिर्फ जवानों और NCOs के लिए रोजाना 4000 से ज्यादा बड़े कप की चाय बनती है। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपकी कितनी चाय हम इस्तेमाल करेंगे। चाय की मंजूरी के दूसरे मरहले आप खुद ही तय करेंगे, जिस तारीख से आपकी चाय लंगर में इस्तेमाल होनी शुरू होगी। मैं 5000 रुपए माहवार आपसे लूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर मंजूर कर ली
और उसे पेशगी 2000 रुपए दे दिए। थोड़ी देर के बाद हम उसके घर से वापस लौट आए।